जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट के। तो दोस्तों हर दिन के भांति जो है आज भी लाए हैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न है वो 21 टू 5 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 21 से 26 तक रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो भी पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। और पूरा जो है इनका जितना भी वीडियो बनते हैं तो इनका सारा वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे देते हैं, वहाँ से भी आप लोग पूरा वीडियो को विजिट कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे नीचे जो है 2024 का है, उनका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न 21 क्या कह रहे हैं। प्रश्न 21 मात्र 5 सवाल को सॉल्व करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना ही बेहतरीन रहेंगे। तो प्रश्न 21 कह रहे हैं निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, उत्तरी मैसेडोनिया। तो उपरोक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक सिंध संगठन यानी कि सिंध संगठन कह रहे हैं नाटो का सदस्य, ठीक ना। तो नाटो का सदस्य से सवाल रिलेटेड है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये नाटो का सदस्य नहीं है, ठीक है, ये तटस्थ देश है। वहीं बात करें बुल्गारिया की, तो बुल्गारिया जो है ये 2004 में शामिल हुआ था, ठीक है ना, तो इसलिए ये सही होगा। उसके बाद क्रोएशिया, क्रोएशिया जो है ये भी 2009 में, कब 2009 में शामिल हुआ था नाटो में, इसलिए ये भी सही है। सर्बिया की बात करें तो सर्बिया नाटो का ये जो है सदस्य नहीं है, ठीक है ना, ये नाटो का सदस्य नहीं है। ये लेकिन सैन्य तटस्थता बनाए रखता है, ऐसा नहीं कि ये पूरा अलग हो गया नाटो से, सैन्य तटस्थता बनाए, बस सदस्य नहीं है, ठीक ना, सैन्य तटस्थता बनाए रखते हैं। वहीं बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन मार्च 2024 में ही बना है, हाल ही में, ठीक ना, तो इसलिए ये सही हो जाएंगे। तो स्वीडन मार्च 2004 में नाटो का सदस्य बना। उसके बाद उत्तरी मैसेडोनिया की बात करें तो उत्तरी मैसेडोनिया जो है ये 2020 में नाटो में शामिल हुआ था। तो इस तरह से ये भी सही है। इसका मतलब 1 2 3 4 को सही है, तो केवल 4 ऑप्शन कहाँ पे है, बी में, तो इनका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 22 की बात करें तो देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। तो सब देश है, लगभग 6 देश हैं। तो इसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में कितने में से होकर गुजरती है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है एक, जो कि यहाँ बात करें वो पर्वत श्रृंखला जो है कौन कौन देश से होकर के वो पर्वत श्रृंखला गुजरते हैं, ठीक ना। तो देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो जैसे पहला कह रहा है बोलिविया, तो ये बोलिविया से नहीं बोलिविया बोलिविया, हाँ ये गाइस बोलिविया से गुजरती हैं, ठीक ना, ये बोलिविया से गुजरती है। वहीं बात करें ब्राज़ील की तो ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। ब्राज़ील से क्यों नहीं गुजरती हैं, क्योंकि ब्राज़ील जो है एंडीज ब्राज़ील से दूर गुजरती है। इसलिए गुजरती है कि एंडीज पर्वतमाला जो है ब्राज़ील की पश्चिमी सीमा के पास समाप्त हो जाती है, लेकिन इसका कोई महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ब्राज़ील के भीतर नहीं है। पर्वत का कोई भी हिस्सा जो है ब्राज़ील के अंदर नहीं रहे हैं, ठीक ना, इसलिए ये नहीं होगा। कोलंबिया, तो कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया जो है ये गुजरता है, ठीक ना, ये गुजरता है, इनके अंदर ये वाला पर्वत श्रृंखला है कोलंबिया के अंदर, ठीक ना। वहीं बात करें इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर में भी जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ये भी सही होगा। प्रागवे की बात करें तो प्रागवे में नहीं है इनका, एंडीज पर्वत श्रृंखला का जो हिस्सा होता है कुछ भाग नहीं है इस देश में। देखिए प्रागवे एक लैंड लॉक देश है, पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है, लेकिन एंडीज इससे होकर नहीं जाती है, ठीक ना, इसलिए ये गलत है। वहीं बात करें वेनेजुएला की, तो देखिए वेनेजुएला से ये जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये वहाँ पे थोड़ा बहुत उत्तरी पश्चिमी हिस्सा में लगता है। तो वेनेजुएला के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में इनकी है, इसलिए ऑप्शन ये भी सही होगा। तब देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल 4। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। तो चलिए प्रश्न संख्या 23 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित जलाशयों पर विचार करना है। तंगानिका झील और टॉनले सैम्प झील, पाटोस लेगून। तो देखिए इसमें कह रहे हैं भूमध्य रेखा इनमें कितने में से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो देखिए तंगानिका झील की बात करें तो ये पूर्व अफ्रीका में स्थित है और यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी मीठे पानी का झील है, ठीक ना, ये वाला। तो इस दृष्टि से ये सही है। तो ये भूमध्य रेखा से गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा इस झील के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, जिसका अर्थ है कि झील का एक हिस्सा विषुवत रेखा के पार स्थित है।
समझ गए। उसी प्रकार बात करें टोनले सैंप झील की, तो टोनले सैंप झील जो है ये दक्षिणी पूर्व एशिया में कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे? तो कंबोडिया में। कंबोडिया देखिए मध्य भूमध्य जो रेखा है उससे उत्तर में काफी दूर स्थित है, तो लगभग ये 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस दृष्टि से देखिए तो ये भूमध्य रेखा टोनले सैंपल झील से होकर नहीं गुजरती है, ये बहुत दूर है, लगभग 10-15 डिग्री का अंतर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ से नहीं गुजरेंगे। अब पाटोस लेगून, देखिए पाटोस लेगून जो है ये दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील के रियो ग्रांडे डू सुल राज्य में स्थित एक बड़ा लेगून है। तो ये ब्राजील का दक्षिणी भारत जहाँ पाटोसे लेगून स्थित है, तो भूमध्य रेखा के दक्षिणी में काफ़ी दूर है। तो इसका मतलब ये भी इससे नहीं लगते हैं, ये भी दो ही यदि कहें तो लगभग मेरे ख्याल से 30 से 32 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, तो जिस वजह से ये भूमध्य रेखा से दूरी पे है, तो इसलिए यहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरते हैं, तो ये भी गलत हो गया। केवल एक ही जगह से गुजर रहे हैं इस ऑप्शन में, ठीक ना। तो ये झील जो कि मीठे पानी भी होते हैं इनका, तो इनका सही जवाब हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए, ठीक है। वहीं प्रश्न संख्या 24 की बात करें, प्रश्न संख्या 24 देखिए कह रहे हैं वर्ष 22 से 23, याद रखिएगा करंट अपडेट पूछ रहे हैं ना। वर्ष 2022 से 23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, ये बिल्कुल सही है। यदि बात करें जनवरी के अनुसार, यदि रिपोर्ट देखिएगा तो जनवरी के अनुसार भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता और निर्यातक है। तो 2022 से 23 में भारत ने दुनिया की कितना 75% जो है अधिक हल्दी का उत्पादन किया, और वैश्विक निर्यात की बात करें तो वैश्विक बाजार में 62% हिस्सा रखता है। कितना? 62% अपना साझेदारी हिस्सा मतलब रखते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा बात करें, भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है, बिल्कुल राइट है। भारत में जो है 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है जो देश के विभिन्न राज्यों में पाई जाती है, ठीक ना। उसका तीसरा बात करें, भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो देखिए इसमें 1 2 तीनों सही है, तो अब ऑप्शन को देखते हैं कौन सा है। तो 1 2 3 ऑप्शन डी में है, जिनका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। तो 25 के बाद 25 से 5 पूरी 1 2 3 4 5, चलिए एक ज़्यादा बढ़ा देंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 25 में करें निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य है। पहला कह रहे हैं ब्राजील तट की कथन एक कह रहे हैं ब्राजील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। तो इनके बारे में बता दें तो देखिए ये अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमुख साक्ष्यों में एक है। यह है कि अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर, विशेष करके ब्राजील पश्चिमी अफ्रीका के तटों पर जो है प्राचीन चट्टानों की संरचनाएं और आयु में समानता पाई जाती है। तो यह दर्शाता है कि ये भूभाग कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक ना। तो इसलिए ये सही हो जाएगा आपका, क्लियर। अब देखिए ऑप्शन कथन दो क्या कह रहे हैं। घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राजील पठार से उत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अलग बगल अवस्थित होते हैं। तो देखिए घाना जो कि पश्चिमी अफ्रीका, घाना में जो है पाए जाने वाले सोने के निक्षेप और ब्राजील के पठार में पाए जाने वाले निक्षेपों की बनावट और उत्पत्ति में समान है। तो यह तभी संभव हो सकता है जब ये दोनों क्षेत्र पहले एक साथ जुड़े हुए हो, तो और एक ही भूभागीय प्रक्रिया का हिस्सा रहे हो, तो इसलिए ये भी सही होगा। वहीं बात करें तीसरा, यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। देखिए गोंडवाना लैंड के साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन के महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक है। तो भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना क्रम की चट्टानों, जैसे कोयला हो गया निक्षेप में, तो क्रम की चट्टानों की संरचना और जीवाश्मों की समानता दक्षिणी गोलार्ध के अन्य भूखंडों जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिणी अमेरिका में भी मिलती है। तो यह इंगित करता है
कि ये सभी भूभाग कभी एक बड़े महाद्वीप यानी कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक ना। तो इसीलिए ये भी आपका 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो 1 2 तीनों सही है। तो अब देखिए ऑप्शन तीनों कौन सा सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन सी में है 1 2 3, तो 3 ऑप्शन सी को टिक कर दीजिए। क्लियर है। वही बात करें 26, प्रश्न संख्या 26 कह रहे हैं कि वायुमंडलीय कथन 1 कथन 2। तो वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये सही है। देखिए वायुमंडल में जो है धूलकण ऊर्जा विकिरण को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये अधिक रहते हैं। तो अब बात करें कथन 2 की, तो उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। ये गलत बात है भाई। यहाँ पे तो ऊंचा चलेंगे ना, ज़्यादा चलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये ज़्यादा चलते हैं, कम नहीं रहते हैं, तो इसलिए ये गलत हो गए। तो अब यहाँ पे विचार करना है कि उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो देखिए कथन कौन सा, दोनों तो सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन सी मारेंगे। बाकी आप लोग इनका कौन सा आंसर मारेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो हमने इनका आंसर सी मारे। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे करते खत्म, फिर कल मिलते हैं प्रश्न संख्या, और उसके बाद जीरोक्स भी हमको निकालना पड़ेगा, तो 1 2 दिन वेट टाइम लगेंगे, पेमेंट का थोड़ा इशू है। तो 1 2 3 4 प्रश्न आज सॉरी अगले वीडियो में जो लाएंगे 4 ही प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चारों को सोल्व करते हैं, उसके बाद जीरोक्स पे दिमाग लगाएंगे, अभी नहीं। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू बाय, गुड नाइट। थम्स अप करके जाइएगा प्लीज़।